देखिए भारत का जो है कितना, इतना होने के बाद भी भारत में कितना जल का इस्तेमाल हो रहा है और कितना जल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। टोटल जल का केवल और केवल 33% ही जल का इस्तेमाल हो पा रहा है। टोटल जल जितना जल हो रहा है उसका 690 जो किलोमीटर है, किलोमीटर क्यूब ही जल का इस्तेमाल हो पा रहा है ना। बाकी जल इस्तेमाल ये जो है 32% है, ये जो है आपका 32% है। क्लियर है, ये आपका 32% जल है, इसका इस्तेमाल हो पा रहा है। इसके बाद इसी के साथ हम और भी आपको बात बताए थे कि अगर सबसे ज़्यादा द्रोणी का बात करेंगे, बेसिन का बात करेंगे, बेसिन द्रोणी क्या होता है, क्या होता है बेसिन द्रोणी? बोलो सामूहिक साथ में, अरे साथ में बोलो, पागल ओगल कहाँ हो गए हो क्या? नदी में गड्ढा नदी का वो एरिया, नदी का वो एरिया जहां से पानी गिरने पर वह नदी में एकत्रित करने का काम करता है। मीन्स कि द्रोणी उसे कहा जाता है जो नदी का ढलान एरिया होता है। द्रोणी उसे कहा जाता है जो नदी का ढलान एरिया होता है। चलिए इस द्रोणी को फिर से समझिए। समझ नहीं आता है तो सबसे बड़ा आप लोगों का गुनाह ये है कि आप सभी पूछ नहीं रहे हैं, आप पूछने के बाद बता नहीं रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा आप मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए ये नदी है, यहाँ पे प्रॉपरली जल स्टोर होता है, यहाँ पे प्रॉपरली जल स्टोर होता है और इतना में जल का बहाव होता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक नदी को काट करके दिखाया गया है, इतना पे बहाव होता है। लेकिन ये जो एरिया है ना, अगर यहाँ पर भी पानी आएगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी पानी आएगा, यहाँ पर आएगा। अब ये जो हम जितना स्लोप इसको बना दिए हैं, जितना इसको ढाल बना दिए हैं, क्या हो रहा है जी? कितना बार बोले ना पीछे नहीं देखना है। जितना हम स्लोप बना दिए हैं, देखिए ये भी अगर बात करें तो ये भी आपको नदी के अंतर्गत ही कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और ये वाला जो एरिया है ना बेसिन के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। यानी नदी का ये एरिया जो है वह बेसिन के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर अगर पानी गिरता है तो धीरे धीरे या तो इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है, और यही चला जाता है तो बनाता है क्या? अंडरग्राउंड क्या? वाटर, भूमिगत जल। भूमिगत जल चट्टानों के मिट्टी, पृथ्वी के ऊपरी सतह के नीचे चट्टानों के बीच में मौजूद जल भूमिगत जल कहलाते हैं। और यह जल जो है वह लगातार मिट्टी के ऊपर यानी सरफेस पर पड़े हुए जल का रिसाव की वजह से अंदर जाता है। यह भूमिगत जल जो हमारा मिट्टी है, वह मिट्टी लगातार उसको फिल्ट्रेशन का काम करता है। जैसे अगर नाली का पानी है, नाली का पानी एक प्रयोग कीजिएगा आप, आज जाके अपने घर का या अपने कहीं का भी नाली का पानी होगा, एक लोटा उसमें से निकालिएगा, और निकालने के बाद जो है किसी टब में या किसी छोटा सा बाल्टी में बालू मिट्टी दोनों को एक लेयर बाय लेयर बिछा दीजिएगा। मिट्टी को लेवर मत दीजिएगा, उसके अंदर छिद्र होनी चाहिए, लेवर मत दीजिएगा मिट्टी को। मिट्टी पूरा भुरभुरा करके एक लेयर बालू, एक लेयर मिट्टी, एक लेयर बालू, एक लेयर मिट्टी, ऐसे 3-4 लेयर बना दीजिएगा। 4 लेयर, 2 लेयर मिट्टी का और 2 लेयर बालू का। उसके ऊपर आप डाल दीजिएगा, क्या डालना होगा उसके ऊपर आपको गंदा पानी डाल देना होगा, और नीचे में एक गोल छेद कर दीजिएगा। यानी बाल्टी खराब होना चाहिए और नीचे में उस बाल्टी में गोल छेद होगा। उसके ऊपर ऐसे लेयर बना है, एक सिल्ट का, एक सॉइल का, एक सिल्ट का, एक सॉइल का। यहाँ पर बहुत सारा वाटर आ गया, देखो बात कर रहे हो ना, बात किए हो कि नहीं किए हो? सिल्ट आ गया और यहाँ पे वाटर आ गया। अब इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे छिद्र है इसके माध्यम से, और यहाँ पर एक कटोरा लगा दीजिएगा, कटोरा जो भी हो सकता है पीने लायक, और उसको आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और संतुष्टि नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, इसको हीट कर दीजिएगा। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट कर दीजिएगा। उसके बाद आप निसंकोच पी लीजिएगा, बिना सोचे। हम गारंटी देते हैं आपे कुछ ना होई, ठीक ना? कुछ ना होई। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा भाई? बीमार कर देगा, और क्या कर सकता है, लेकिन कुछ ना होई, ठीक है ना? पहले तो आप जान के अचंभा होंगे
कि एकदम कचड़ा सा पानी, काला पानी डाले थे और पानी नीचे एकदम व्हाइट बन के निकला है, व्हाइट बन के निकला है, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोसेस जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है। लेकिन हम आपको जो बताना चाहते हैं, अब उस मुद्दे पे आते हैं। ये जो मिट्टी है ना, जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर, यही वाला स्ट्रक्चर का काम करता है। इसके ऊपर जल मौजूद है जिसको कहेंगे क्या, कौन सा वाटर भाई? अरे सरफेस वाटर। बोल तो कुछ आ नहीं रहा है, बोलने तो कुछ आ नहीं रहा है, खाली चुपचाप काहे जी, काहे नहीं बोल रहे हैं? क्या हुआ है आप लोगों को? बोलिएगा तबे ना कुछ जानेंगे। आप लोगों को पता है या नहीं है? इसको और हम क्या कह सकते हैं? सरफेस वाटर को और क्या कहते हैं? पृष्ठीय जल। और इसको क्या कहेंगे जो नीचे में आएगा, जो नीचे में? अब हम इसको बना दिए, ये मिट्टी का, ये जल है, ये सरफेस वाटर है, ये मिट्टी का लेयर सिल्ट, मिट्टी का लेयर सिल्ट, इस तरीका से है। यहाँ पर चट्टान है, मोटा चट्टान है ना, मोटा चट्टान है। चट्टान के बीच में यहाँ पे जा करके पानी स्टोर होगा, यहाँ पे पानी स्टोर होगा और यहाँ से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से होगा। आपको क्या लगता है, आप खेतों में पानी बहा देते हैं, माने सिंचाई कर देते हैं, बहा देते हैं, नाली में पानी बहा देते हैं, ऐसे ही कचरा पानी रहता है बाहर द्वार पे फेंक देते हैं, सूख जाता है। कहाँ जाता है? सूख जाता है नीचे, कुछ वेपराइजेशन हो जाता है, कुछ उड़ जाता है, कुछ सूख जाता है, यही होता है ना। इसके बाद और भी बहुत सारे चीज़ों का आप ये चीज़ देखते चलिएगा कि कहीं भी पानी कहाँ जाता है, गंदा से गंदा पानी रहता। तालाब है, कुछ पानी नीचे सूख जाता है तालाब का और कुछ पानी उड़ जाता है, हो जाता है ना। तो नीचे तब तो आपके यहाँ तालाब का भी पानी जा रहा है, नीचे अंडरग्राउंड में आपके यहाँ तालाब का भी पानी जा रहा है, नदी का भी पानी जा रहा है, नहर का भी पानी जा रहा है नीचे, और वहाँ पे अंडरग्राउंड रिचार्ज हो रहा है। मीन्स कि अंडरग्राउंड का वाटर लेवल हाई हो रहा है, अंडरग्राउंड का वाटर लेवल। कभी आपने महसूस किया है, कभी आपने सोचा है कि जब जिस कल में पानी नहीं आता है और वर्षा होने के बाद पानी आ जाता है, वही रीज़न, क्या रीज़न है? अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। कहाँ से पानी? कोई कहीं पे ऐसा थोड़े लगा हुआ है कि कहीं पे पंप लगा हुआ है, कहीं पे बहुत बड़ा बोरवेल है और जब पानी होता है तो स्पेशल पाइप लगा करके उसमें भर दिया जाता है टंकी जैसा। ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। सिस्टम बस यही है कि छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से, छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से जो बारिश का पानी आता है वही फिल्टर होकर के नीचे जाता है। इसीलिए 2-3 दिन पानी हो जाएगा लगातार ना, तो देखिएगा पानी आना शुरू हो जाता है। उस कल में भी पानी आना शुरू हो जाता है जिस कल में पूरा गर्मी पानी नहीं आया था, उसमें भी पानी आना शुरू हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पर? यही तो काम होता है। अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, नहर के माध्यम से होता है, नदी के माध्यम से होता है। अच्छा ये भी छोड़िए, जब पानी नहीं भी आता है, जब पानी नहीं भी, बारिश नहीं भी होता है, तब पर भी अगर नदी नाला वाला, नहर वाला पानी दे दिया, नदी नहर नाला वाला पानी दे देता है, तब पर भी 1-2 दिन में आपके यहाँ पानी कल में आने लग जाता है। कैसे? क्योंकि उसके माध्यम से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, उसके माध्यम से रिस के नीचे जा रहा है। अब कहेंगे ऊपर वाला तो बहुत सारा गंदा होता है, तो बस यही बोल दे कि वो मिट्टी सिल्ट जो है वह फिल्ट्रेशन का काम करता है, बट वेरी स्लो है, बहुत स्लो फिल्ट्रेशन है। आपके घर के आरओ से बहुत स्लो है वो। क्या समझे आप बात की? आपके घर के आरओ से बहुत स्लो है, धीरे धीरे है। करके देखिएगा, अगर आपको प्रयोग करने का मन होगा तो ये आज काम करके देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप कहिएगा, इतना अच्छा लगेगा ना, इतना अच्छा लगेगा पानी कि कहिएगा मत, बहुत अच्छा लगेगा, कहिएगा हम यही पिएंगे। पिए हैं? हाँ पिए हैं। सब चीज हमारे पे हिस्का करे में तो नहीं आगे हो जा, हिस्का करे में तो आगे हो जा, हिस्का तुरंत कर दे बुझा। है सब सुगर यानी कि हिस्का ना आइल मन में, यानी सोचा ठीक बा मन करी तो काफी छाने के काबा, ऐसे ही निकाल के मार लिया जी, छाने के काबा ना। यहाँ जना के दिमाग में ना आइल कि छाने के काबा, यहाँ जना के दिमाग में आइल का टेंशन उतना लेवे के बा, कहते बड़न तो इनकरा एथू करे खातिर का कर जाई, ऐसा ही निकालल जी आधा गिलास पानी फेंट के मार लिया, देख लिया कैसन लगा था। लेकिन तोहन जानी तुरंत ही हिस्का कर दे, आप पिए हैं ना हिस्का। चलिए इसके बाद अब आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं इसका उपयोग। ये तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना, अरे ये अभी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना, स्टेप बाय स्टेप समझो, ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं उपयोग, कि हम लोग कितना उपयोग कर पा रहे हैं। अभी तो हम ओवरऑल, आप कहेंगे कि हम 690 उपयोग तो ही बताए हैं, हाँ सही बात है बताए हैं। गंगा का बेसिन सबसे बड़ा होता है, अगर पीने योग्य दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा बेसिन किसका होगा? ताप्ती नदी का। और अब ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो होता है सबसे छोटा होता है। 97% जो पीने वाला पानी है
97% जो पीने वाला पानी है वो ताप्ती नदी पूरा करती है। यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ मस्त है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग यूज पर, कि हम लोग किस तरह से पानी का यूज बढ़ा हुआ है, किस तरह से यूज पानी का लगातार बढ़ते जा रहा है। आज हमारे जीवन में कितना पानी उपलब्ध है और आज़ादी के टाइम कितना पानी उपलब्ध था, ये चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। ये पानी पर फोकस करेंगे, ठीक। आइएगा इधर, ध्यान से समझते जाइएगा सभी कुछ। ये आपका जल संसाधन है, जल है तो जीवन है, बात को समझिए। इसीलिए आप लोगों से यही बात होगा, जहाँ पे लग रहा है कि 1 बाल्टी से नहा लेंगे, 2 बाल्टी मत नहाइए। जहाँ पे लग रहा है कि बिना पानी का काम चल जाएगा, पानी फालतू इस्तेमाल मत कीजिए। पानी एक दिन चला जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जल संसाधन का उपयोग, ठीक है ना। जल संसाधन का उपयोग बताइए कहाँ कहाँ किया जाता है। जल संसाधन का उपयोग बताइए कहाँ कहाँ किया जाला। खाना बनाने में, सिंचाई करने में, और बोलिए, नहाए में, और ही काची में, खाए में, यानी कि सुनिए, खाना बनाने में, सिंचाई में, नहाने में, उसके बाद जो है रसोई में, अरे रसोई हो गया। उसके बाद आपको बात करें तो उद्योग में हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगला, तो आपका हो जाएगा हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसके बाद आगे बात करें तो स्वच्छता, साफ सफाई में, स्वच्छता में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके बाद और हम बात करेंगे कि कहाँ पे, हाँ, पेयजल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आगे इसमें इधर बात कर लेते हैं तो बात के जल विद्युत बनाने में, परमाणु संयंत्र में शीतलन के रूप में। अगर उसके बाद आगे हम बात करें तो मत्स्य पालन का होता है, क्या होता है, मछली पालन, मत्स्य पालन में। उसके बाद बात करेंगे तो आपका हो जाएगा वानिकी माने जंगल लगाने में, जंगल में ऐसा चीज में होता है। उसके बाद आगे बात करेंगे तो जल क्रीड़ा मीन्स स्विमिंग में। देखिए, अब जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि इतना होने के बाद भी इतना जल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ETC, इतना जल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी, इतना जल का इस्तेमाल करने के बाद भी, इतना इम्पोर्टेंस होने के बाद भी, फिर भी हमारी जल की क्या हालात है, इस पर हम थोड़ा देख लेंगे। इतना जल का इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे जल की क्या हालात है, इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेंगे कि जल की क्या हालात है। तो जब आज़ादी हुआ था, यानी कि 1951, उस टाइम पे जो हमारे पास जल मौजूद था 5177 मीटर क्यूब पर पर्सन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 2001 में जो जल मौजूद था वह मौजूद था 1829 मीटर क्यूब पर पर्सन। और आज अगर हम बात करें 2025 की आंकड़ा का, तो जल लगभग मौजूद है 1342 मीटर क्यूब पर पर्सन। यानी कि ये वाला चीज़ों को आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने के पश्चात आप पता चलेगा आपको कि कैसे हमारे यहाँ जल संकट जो है वह उत्पन्न हो रहा है। देखिएगा, पहले इतना पानी मौजूद था, पहले इतना पानी मौजूद था 1951 में। जनसंख्या बढ़ने की वजह से इतना पानी अब हो गया और 2001 में, और इतना पानी ये हो गया। दिस इज रिप्रेजेंट द, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल संकट।
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जल संकट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जल संकट बहुत करीब है, जल संकट आने वाला है। यही जल संकट से बचने के लिए, जल का ज़्यादा बर्बादी ना हो, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे परियोजनाएं चलाएं ना। ये देखिएगा, हम आप लोगों को सिर्फ ये बहुत नॉर्मल सा शब्द बताए हैं, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। इसमें बस आपको जानने वाली चीज़ है कि 5177 मीटर क्यूब जब था 1951 में था, 2001 में जो था वह 1829 मीटर क्यूब था, और 2005 में जो था वह 1342 मीटर क्यूब था। ये डेटा रिप्रेजेंट करता है कि जल संकट आ रहा है। ये डेटा रिप्रेजेंट करता है कि जल संकट आ रहा है, ठीक है ना। ये अच्छा, आप कहेंगे कि यह आंकड़ा जो है वह मतलब 5177 जो है वह आंकड़ा कब का, कितना दिन का है? – 2001 के बाद, हाँ 2025 है। हम बोले शायद 2025 ही है ना, लिखा गया है 2005, ठीक है ना। आइएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि कंट्रोल नहीं होता है ना, क्या करने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं होता है, तो ये हो जाता है, कोई बात नहीं है। ये आप समझ लीजिए ना, 1991, 2001 और 2025 में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जल संकट आने वाला है। ये जल संकट का एक रिप्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका ये बताया है आपसे ना। अब हमें देखना है कि जल संकट से बचने के लिए और ज़रूरत पर क्या क्या कदम उठाए गए, मीन्स परियोजना के बारे में हम लोग जानेंगे। किस चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग जानेंगे परियोजना के बारे में, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये तो खैर कुछ नहीं था, लेकिन परियोजना को आप जरूर याद करिएगा, परियोजना को याद करिएगा। आइए परियोजना के बारे में हम बात करते हैं। आप लोग सुनिए ना, आपस में बात मत कीजिए, आपस में बात कीजिएगा ना तो नहीं समझ में आ पाएगा, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, मीटर क्यूब भी कल आपको बता दिए थे। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। और अगर अरब का बात करेंगे तो 1 अरब बराबर कितना होता है? 1 अरब बराबर कितना होता है? 10 के पावर 9 होता है। इस तरह से लीटर को, अगर मीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो, अगर किलोमीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो, तो आप बदल ना लेंगे जी, बदल तो लेंगे ही ना, सब लोग तो बदल ही लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना इसमें। तो चलिए आइए, दिक्कत मत करिए आप लोग कुछ भी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो आप पूछ लीजिए, बल्कि वो बढ़िया है, लेकिन हम बहुत आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बात तो बिल्कुल मत करो, हमारे लिए बात करना मीन्स तुम मेरे लिए दुश्मन बन जाते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद आइएगा, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम बात करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे पहला बात कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों पड़ी ना, बहुउद्देशीय परियोजना की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए इसकी नीड क्यों पड़ी, नीड पे बात करेंगे। जैसे देखिए क्या होता था आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले भी देखा जाता था कि अत्यधिक जड़, अत्यधिक जल, मृदा अपरदन ना, इरोजन की समस्या, फसलों का बर्बाद होना जल के वजह से, या कहीं पे जल न होने की वजह से फसलों का बर्बाद होना। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कहीं पे अत्यधिक जल और कहीं पे कम जल, कहीं पे अत्यधिक जल तो कहीं पे कम जल। ये इन चीज़ों को संतुलन करने के लिए, इन संसाधन को संतुलन करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजना का नींव रखा गया, बहुउद्देशीय परियोजना का नींव रखा गया। और इसके तहत काम ऐसा किया गया कि उससे जल के माध्यम से बहुत सारे काम हो सके। जैसे में विद्युत का उत्पादन हो सके, जो आपका पानी है, फालतू का जो पानी है उस पानी पे कंट्रोल किया जा सके और उसको रोक करके रखा जा सके, ताकि वह पानी कहीं जा कर के बर्बाद ना हो, उसको रोक करके रखा जाएगा और जिस डायरेक्शन में ज़रूरत होगा ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको छोड़ दिया जाएगा, मीन्स उसको खोल दिया जाएगा, बैराज को खोल दिया जाएगा, गेट को खोल दिया जाएगा और चला जाएगा।
अगला उपयोग ये भी कर सकते हैं कि उसमें मछली पालन कर सकते हैं। वो जितना बड़ा डैम बना है और पानी उतना स्टोर्ड है तो उसमें मछली पालन भी कर सकते हैं। अगला काम उसमें कर सकते हैं कि हम जल क्रीड़ा भी कर सकते हैं। जल क्रीड़ा मीन्स कि हम वहाँ पे आपको कोई खेल कूद जो जल से रिलेटेड, जैसे नौका चालक ना, नौका चालक का एक आता है खेल कि उसमें नौका चलाना होता है, वो काम कर सकते हैं। एक स्विमिंग आता है, ये भी कंपटीशन होता है स्विमिंग का, जिसमें आपको तैरना होता है पानी में। तो ये तैरने वाला काम, ये सभी काम जो है हम उसमें कर सकते हैं। मतलब इसका एक उद्देश्य नहीं था, बहुत सारा उद्देश्य था। और इसका नीड क्यों पड़ी? नीड इसीलिए पड़ी कि आप देख रहे हैं कि जल को संभालना कितना जरूरी है। अगर जल ना संभाला जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। पता है, अगर इन जल को सही वे में नहीं भेजा जाता है तो लोग अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आपके पास जो शुद्ध जल है, जो आपके पास शुद्ध जल है, शुद्ध जल हम किसको कहेंगे? पीने वाला पानी कहाँ मिलेगा? कहाँ पे ये है शुद्ध जल? अंडरग्राउंड वाटर ना, अंडरग्राउंड वाटर। जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है उसको पता है निकाल करके, बड़ा सा पाइप लगा करके, उसको बड़ा सा समरसेबुल इंजन लगा करके निकाल करके, अब पूरा एकदम देखते हैं ना, इतना अच्छा वाइट एकदम पानी, एकदम साफ सुथरा पानी खेतों में बहाया जाता है ना। देख करके हमको इतना एहसास होता है, लगता है कि इतना साफ सुथरा पानी कहीं पे इंसान को पीने के लिए नहीं मिला। स्टेशन पे चल जाइए ना, स्टेशन पे लोग पानी पानी करते हैं ना, ये हाल रहता है। और यहाँ पे पानी को उस तरीक़ा से बहाया जाता है। नहाने के लिए पानी को एकदम रफ यूज किया जाता है ना, इस तरीक़ा से। अगर सही मायने में अगर उन सभी जल, क्या जल की कमी है? जल की कमी नहीं है, जल का दोहन है। ये जल का कमी नहीं, जल का दोहन है। कहीं पे जल बहुत अधिक है तो कहीं पे जल हाइये नहीं है। कहीं पे नहर का विकास है, कहीं पे नहर का विकास नहीं है। नदियों से नहर को कनेक्ट करना और नेटवर्क बनाना, ताकि हर जगह कैनाल नेटवर्क बने, हर जगह नहर का नेटवर्क बने। यही सही वे है जल के उपयोग करने का, यही सही वे है जल का उपयोग करने का। और यही सारा मकसद लेकर बहुउद्देशीय परियोजना का नींव रखा गया। क्या बात समझे? तो चलिए अब हम इस पर लिख के कुछ चीज़ें जो है वह आप लोगों को समझाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, यानी नीड क्या था। सबसे पहला नीड था इसका बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बाढ़ नियंत्रण जो है वह कितना ज़्यादा हानि करता है। बाढ़ नियंत्रण हानि नहीं करता है, हानि करता है ना जी बाढ़ नियंत्रण। उसके बाद 2 नंबर, बाढ़ नियंत्रण कितना ज़्यादा हानि करता है। 2 नंबर अगर बात करें तो आपको पता ही है कि मृदा अपरदन होता है। अगर जल का तेज बहाव होगा तो मृदा अपरदन होगा। अगर हम 3 नंबर का बात करेंगे तो 3 नंबर इसमें कि पेयजल के लिए मिल पाए सुविधा, पेयजल के लिए। 4 नंबर सिंचाई के लिए। 5 नंबर मत्स्य पालन के लिए। 5 नंबर मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए। 6 नंबर जल में खेल कार्यक्रम करने के लिए, खेल कार्यक्रम करने के लिए। और कुछ हो सकता है तो ये विद्युत उत्पादन के लिए। 7 नंबर हो सकता है विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। इतना उद्देश्य के साथ, इतना पर्पज के साथ इन चीज़ों को बनाया गया, इतना पर्पज के साथ इन चीज़ों को बनाया गया। किसको बनाया गया? बहुउद्देशीय परियोजना को। बहुउद्देशीय परियोजना को इतना मकसद के साथ बनाया गया, इतना उद्देश्य के साथ जो है बहुउद्देशीय परियोजना को बनाया गया। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसका एक बार डिफिनेशन आप सुन लीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना क्या कहा जाता है? देखिए, जब बहुत सारे ज़रूरतों को, जब बहुत सारे समस्या को, बहुत सारे उद्देश्यों को, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, जल के खेल कार्यक्रम, विद्युत उत्पादन जैसे कार्यों को, विद्युत उत्पादन जैसे कार्यों को, विद्युत उत्पादन जैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सक्षम नदियों पर जल स्टोर करने के लिए, जल एकत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। बस हो गया, ये है बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें क्या है जो डिफिनेशन में बहुत बड़ा चीज़ है? क्या हम बोले? कहीं का रटाया नहीं है डिफिनेशन, इससे सोच करके बोले क्या कि एक ऐसा परियोजना, एक ऐसा कार्यक्रम
जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, जल के खेल कार्यक्रम, विद्युत उत्पादन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सक्षम नदियों पर जल एकत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। हो गया क्या? अब बहुउद्देशीय परियोजना से रिलेटेड नदियों का नाम बता देते हैं कि किस किस नदी पे कौन कौन परियोजना है। ठीक है, ये समझ आया ना? बहुउद्देशीय परियोजना समझ आया ना? क्या होता है बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी समझ आ गया ना? बहुउद्देशीय परियोजना में बाढ़ नियंत्रण करना, मृदा अपरदन, पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, जल खेल कार्यक्रम और विद्युत उत्पादन। अगर इसका डिफिनेशन का बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना नॉर्मल है जिसका उद्देश्य बहुत सारे हों, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन करना, मत्स्य पालन, सिंचाई, खेलकूद, जल खेलकूद करना, इन सभी चीज़ों को करना इसका उद्देश्य होता है। बात खत्म हो गया, इतना ही तक था। चलिए अब जो है हम आप लोगों को बताते हैं बहुउद्देशीय परियोजना ना, ये बहुउद्देशीय परियोजना किस किस नदी पर कौन कौन सा परियोजना बनी हुई है, ठीक है ना, वो चीज़ बताते हैं। जैसे सबसे अगर हम पहला नदी का नाम लेंगे तो वह लेंगे, परियोजना का नाम लिखते हैं उसके बाद नदी का नाम लिख देंगे, ठीक है ना। हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 आपका हो जाएगा दामोदर, दामोदर परियोजना। नंबर 3 हो जाएगा भाखड़ा, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। नंबर 4 जो है आपका होने वाला है वह हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी परियोजना। उसके बाद नंबर 5 कौन सा है? कृष्णा। नंबर 6 स्वर्ण रेखा। नंबर 7 भाखड़ा, भाखड़ा हो गया है, भाखड़ा हो गया है तो सोन ना, सोन परियोजना। उसके बाद अगला कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। एक एक करके सबके बारे में बताते हैं, कौन कहाँ है, किस नदी पे है, कैसे है ना, एक एक करके सभी चीज़ों को हम बताते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं हीराकुंड परियोजना का, तो हीराकुंड परियोजना जो है वह महानदी पर है, महानदी पर है, और ये महानदी जो है वह उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। सिर्फ आपको अभी यही याद करना है। परियोजना के बारे में, परियोजना का क्या उद्देश्य था, ये हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। अरे परियोजना में मतलब पर्टिकुलर परियोजना, कौन परियोजना कब हुआ था, क्या हुआ था, उसको हम लोग पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए यही कि किस नदी पे है और कहाँ है। महानदी पे है। हीराकुंड कहाँ पे है? महानदी पे है। और यह कहाँ, किस जगह पे है? उड़ीसा में है। अगर हम दामोदर का बात करेंगे तो दामोदर किस नदी पे है? अरे दामोदर नदी है, खुद दामोदर नदी पर है। दामोदर परियोजना जो है वह दामोदर नदी पर है, और यह कहाँ पे है? झारखंड और वेस्ट बंगाल पे है। अच्छा, दामोदर को एक चीज और आप याद पता है आपको क्या है दामोदर? ये बंगाल का शोक है, ठीक है ना, बंगाल का शोक। बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी, वैसे ही बंगाल का शोक कौन है? यही। इसी चीज पे कंट्रोल करने के लिए दामोदर नदी वाला परियोजना को बनाया गया था। दामोदर नदी वाला परियोजना को, दामोदर परियोजना कहाँ पे है? दामोदर नदी पर है। और किस स्थान क्या है? झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। उसके बाद अगर हम भाखड़ा नांगल का बात करेंगे तो भाखड़ा नांगल जो है वह सतलज नदी पे है, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर है, और यह जो है पंजाब और है आपका
हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। अगर हम गोदावरी परियोजना का बात करें तो गोदावरी खुद अपने आप में एक नदी है। गोदावरी नदी से कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है बताइए? गोदावरी नदी से आपको क्या याद आ रहा है बताइए? गोदावरी नदी से आपको क्या याद आ रहा है? गोदावरी नदी जो है यहाँ पर, ये जो है गोदावरी नदी से आपको क्या याद आ रहा है? अभी बताए थे कि सबसे ज्यादा पीने योग्य पानी कौन नदी में है? ताप्ती में बताए थे। तो गोदावरी में क्या बताए थे? वहां पे कौन कौन नदी का जिक्र हुआ था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती। गोदावरी का जिक्र नहीं हुआ था। चलिए तो ठीक है, गोदावरी का जिक्र आगे आएगा। तब हमको लगा कि हम गोदावरी का जिक्र आगे हम इसमें बता दिए हैं पहले। इसके बाद अगर आगे हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र प्लस में आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ये हो गया। उसके बाद अब देखिएगा, हाँ एक चीज और जान लीजिए कि जो गोदावरी नदी है इसका लिए सेपरेट पहले लिख देते हैं। गोदावरी नदी पे 2 परियोजना है। गोदावरी नदी पर जो है आपका 2 परियोजना है। एक परियोजना का आपका नाम है कि पायकवाड़ी। एक परियोजना है आपका पायकवाड़ी परियोजना। एक परियोजना का नाम है पायकवाड़ी परियोजना और आगे वाला परियोजना का आपका नाम हो जाएगा पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना। ये जो पायकवाड़ी परियोजना है ये स्पेशली यहां पर है। पायकवाड़ी परियोजना जो है वह स्पेशली यहां पे है। और पोलावरम परियोजना का बात करेंगे तो पोलावरम परियोजना जो है वह आंध्र प्रदेश में है। वह जो है आपको आंध्र प्रदेश में है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पे है। कृष्णा परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पे है। और यहाँ ये किस जगह पे है? तो कृष्णा परियोजना एक है तेलंगाना में है और एक आंध्र प्रदेश में है। एक और परियोजना है इसका जो है कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, दोनों परियोजना अलग अलग है। ये परियोजना का जो आपका नाम है वह है नागार्जुन। और एक परियोजना जिसका नाम है तुंगभद्रा। ये आपका हो गया जगह इसका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है और इसका है तेलंगाना। और ये अच्छा, सोन परियोजना किस नदी पे है? तो गंगा के सहायक नदी सोन नदी पे है। अच्छा, सोन नदी इंद्रपुरी परियोजना किस नदी पे है? इंद्रपुरी परियोजना सोन नदी पे है। तो हाई जो है ये वाला कौन परियोजना, क्या नाम है इसका? चेनारी वाला। तो उसका कौन बांध नाम है? करमचट बांध किस नदी पे है? गंगा नदी कहाँ से वो है? करमचट बांध किस नदी पे है? अरे वही करमचट बांध जो हम लोग घूमने जाते हैं। कौन पे? सोन पे नहीं है। कोसी पे भी नहीं है। कोसी यहाँ से कहाँ आ गया? सोन नदी डेहरी ऑन सोन। ठीक है, उसके बाद कोसी परियोजना, यह है कोसी नदी में। और यह कहाँ पे है? नेपाल में हनुमान नगर। नेपाल में एक जगह है हनुमान नगर, वहीं पे बैराज बना हुआ है। ठीक है, ये इतना बता दिए। चलिए अब आपको बताना होगा क्या हुआ। अच्छा, स्वर्ण रेखा परियोजना जो है वह है स्वर्ण रेखा परियोजना जो है वह यहाँ पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है चांडिल डैम बना हुआ है जो है झारखंड में है। ठीक है, ये देखिए ये सभी परियोजनाओं के बारे में लिखे हैं। अब ये परियोजना के बारे में लिखे हैं, आपको याद हुआ तो एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना दामोदर नदी पे। भाखड़ा नांगल परियोजना, गोदावरी परियोजना, कृष्णा परियोजना, सोन परियोजना,
कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। उसके बाद अगर आगे बात करेंगे तो बताइएगा कृष्णा परियोजना में कौन कौन से परियोजना है? नागार्जुन और तुंगभद्रा। दामोदर नदी पे जो आपका भाखड़ा नांगल है वो सतलज नदी पर है। इसका कहाँ पे जगह है? पंजाब और हरियाणा। एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद आप खुद जवाब दीजिएगा। एक बार पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप खुद जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? ज़्यादा प्रेशर ना लीजिए। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। हीराकुंड परियोजना जो है वह महानदी पे है, जो जगह है उड़ीसा। महानदी पे हीराकुंड परियोजना है, जगह का नाम है उड़ीसा। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है और जगह का नाम है उड़ीसा। ये चीज हो गया। उसके बाद अगर दामोदर परियोजना का बात करेंगे तो दामोदर परियोजना, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और यह दामोदर परियोजना जो है वह दामोदर नदी पर है और यह झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है। झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है। इसके बाद अगर बात करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना, तो यह जो है वह सतलज नदी पर है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तीन चीज हम आपको बताएं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है? सतलज नदी पर। कहाँ है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पर। कहाँ है? जगह का नाम बताइए। जगह का नाम बताइए। पंजाब और हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया। ऊपर वाला हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? हीराकुंड परियोजना महानदी। दामोदर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर परियोजना किस नदी पर है? जगह का नाम बताइए। झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसके बाद आगे आइएगा गोदावरी परियोजना। गोदावरी परियोजना जो है वह गोदावरी नदी पे है। गोदावरी नदी पे है। कृष्णा परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पे है ना। और उसके बाद देखिए अभी दो परियोजना को आप सीधा तौर पे याद रखेंगे। ये वाला परियोजना को अलग से याद कराते हैं हम। ये परियोजना को आप याद रखिए। सोन परियोजना जो है वह किस नदी पे है? सोन नदी पे है। कहाँ पे है? डेहरी ऑन सोन में ना। इस पर बना हुआ बैराज का नाम क्या है? इस पर बना हुआ बैराज यानी कि डैम का नाम क्या है? इंद्रपुरी डैम। इंद्रपुरी डैम है। कोसी परियोजना इस कोसी नदी पे है। कहाँ पे है? नेपाल में हनुमान नगर। नेपाल में एक जगह है हनुमान नगर, वहां पे बना हुआ है। अब सुनो, कोसी परियोजना कहाँ पे है? कोसी परियोजना कहाँ पे है? नेपाल में हनुमान नगर। कोसी परियोजना कहाँ पर है? नेपाल में हनुमान नगर। कोसी परियोजना कहाँ पर है? नेपाल में हनुमान नगर। हाँ हाँ, करमनासा नदी पे है। उसके बाद जो है सोन परियोजना जो है वह किस नदी पे है? सोन नदी पे। सोन नदी किसका सहायक नदी है? गंगा का सहायक। अरे बोलो ना, पागल लोगल हो का यार? तुम दिमाग कहाँ खराब करके रखे हो? पूरा बता दिए फिर भी तुम लोगों को बोला नहीं जा रहा है। तुमसे तो अच्छा 9th क्लास वाला है कि पूरा बोल ले रहा है सब कुछ। लग रहा है सो रहे हो सब लोग। हीराकुंड परियोजना बताओ किस नदी पे है? महानदी पे है। दामोदर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, सोन परियोजना, कोसी परियोजना, बताइए ये कहाँ पे है? ये परियोजना कहाँ पे है? नेपाल में हनुमान नगर में है। इसके बाद अगर बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर है? अरे कहाँ पर है? उसके बाद जो है अगर बात करें दामोदर परियोजना कहाँ पर है? झारखंड और वेस्ट बंगाल। पहले सुनना सीखो, उसके बाद आंसर बताना सीखो। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नदी का नाम बताओ। महानदी। चलिए बस हो गया। ये दो परियोजना को आप ध्यान रखिए एक दो बार घर पे। अच्छा सुनिएगा, ये स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना जो है यह एक नदी पे बना हुआ परियोजना है जिस पर एक डैम बना है झारखंड में। अगर कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है चांडिल डैम कहाँ पे है? चांडिल डैम कहाँ पे है? तो चांडिल डैम जो है ना, चांडिल डैम वह झारखंड का सबसे फेमस डैम है। झारखंड का सबसे फेमस डैम चांडिल डैम है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा परियोजना और कौन बताना था? हाँ, गोदावरी। गोदावरी बताना था ना। हाँ, गोदावरी। गोदावरी में दो परियोजना इंक्लूड है। गोदावरी में दो परियोजना इंक्लूड है। गोदावरी में पहला परियोजना है पायकवाड़ी परियोजना और दूसरा परियोजना है पोलावरम परियोजना। पायकवाड़ी परियोजना और पोलावरम परियोजना। बोलिए तो, गोदावरी पर दो परियोजना बना हुआ है। कौन कौन? पायकवाड़ी परियोजना और पोलावरम परियोजना। पायकवाड़ी परियोजना और पोलावरम परियोजना। पायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र और कहाँ पे है?
आंध्र प्रदेश पे है। और ये वाला पोलावरम परियोजना जो है, पोलावरम परियोजना कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश पे है। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में है। और यही पायकवाड़ी परियोजना का बात करेंगे तो कहाँ पे है? कहाँ पे है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसके बाद ये हो गया। हाँ, अब ये वाला थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए, कृष्णा नदी पर कौन कौन सा है। देखिए, एगो नागार्जुन है और एगो है तुंगभद्रा। नागार्जुन जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, और ये जो है कृष्णा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। देखिए, इससे अब फालतू कुछ जाने वाला नहीं है, इतना परियोजना आप याद कर लिए। अच्छा चलिए, तो एक बार हम रिपीट करेंगे परियोजना का नाम। देखिए, आपको ऐसे हम नहीं कह रहे हैं कि आप जोर से बोलिए, लेकिन बोलो सब, बोलो सब। हम नहीं कह रहे हैं कि तुम जोर से बोलो, हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि जोर से क्या बोलना है, लेकिन मुंह से सबका आवाज आने, प्रेम से बोलो, अच्छा से बोलो, लेकिन सब बोलना चाहिए। सबसे पहला परियोजना का नाम। अब देखिए, हमारा सीक्वेंस नहीं रहेगा, सारा सीक्वेंस गड़बड़ होकर के पूछेंगे, कब कैसे क्या पूछेंगे ना, आपको बताना होगा। बताइएगा, सतलज नदी पे कौन सा परियोजना है? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। ये सतलज नदी जो परियोजना बना हुआ है, इसका जगह का नाम बताइए। उसके बाद अगर आगे बात करें गोदावरी परियोजना, गोदावरी नदी पे कोगो परियोजना है? गोदावरी नदी पे कोगो परियोजना है स्पेशली, कौन कौन? पायकवाड़ी और पोलावरम। पायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? कहाँ पे है? अच्छा, ये जो है आपको पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए, एक नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे कौन कौन परियोजना है? नागार्जुन और तुंगभद्रा। नागार्जुन परियोजना कहाँ है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो फिर ये जो अगला परियोजना है वो कहाँ पे है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बस ये क्या आप ध्यान हो गया ना। सोन नदी जो है वह गंगा का सहायक नदी है। इस पर बना हुआ डैम का इंद्रपुरी डैम नाम है। और अब बताते हैं, अब शुरुआत में जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, वो क्वेश्चन था आपका कि बताइए जो वहाँ करमचट बांध जो बना हुआ है वो किस नदी पे है? ना, करमनासा नदी। यूपी और बिहार को कौन नदी विभाजित करती है? करमनासा नदी। जैसे आप करमनासा नदी पार करते हैं यूपी में चले जाते हैं, और जैसे ये पार करते हैं कहाँ आ जाते हैं? बिहार में आ जाते हैं। ये करमनासा नदी जो है ना, यूपी बिहार का बॉर्डर है। करमनासा नदी पर ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में कोई बिहार का एग्जाम हुआ था, अब कौन था याद नहीं है, बच्चा आकर बता रहा था। तो उसमें ये पूछा हुआ था कि जो करमचट डैम है, करमचट बांध जो है वह किस नदी पे बना हुआ है? तो बहुत लोग सोन नदी मारे होंगे ना, बहुत लोग सोन नदी मारे होंगे, गंगा नदी मारे होंगे, लेकिन किसी का ध्यान जो है वह करमचट डैम पर नहीं गया था। यहाँ तक कि किसी का ध्यान जो है ना करमनासा नदी पे नहीं गया था। यहाँ तक कि यह अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोग भी इसको नहीं बता पाए थे। इतना कॉमन सा क्वेश्चन है, इसलिए आपके इलाके का चीज़ों को जानना जरूरी है। इसीलिए अब आपके जिम्मा काम होगा कि जो आपका ये नहर बह रहा है ना, नदी आप लोग कहते हैं ना इसको नहर है या नदी है, ये पता लगाइएगा कि कहाँ से आता है। कल पता लगा के आइएगा कहाँ से आता है। पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि नहर पकड़ के पैदल चल दीजिएगा कहाँ जाके मिलता है। पैदल चलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद जैसे कि थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, और आपका ये वर्क रहेगा, ठीक है ना। सुनो ना, क्या घटा है तुम लोगों को? सुधरना है कि नहीं सुधरना है? बता दो खाली। क्या? हाँ, तो वही तुम लोगों को इस नहर का, आप लोगों को जो है अच्छा, तो छुट्टी दे रहे हैं ना। आपके इलाके का जो नहर है